नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जो बात इस देश के आम आदमी की भी समझ में आ जा रही है, क्या वो बात आज की तारीख में मायावती जैसी घाघ राजनेता वो समझ नहीं पा रही है, या फिर कि आज की तारीख में मायावती ने खुद के बीजेपी एजेंट होने का सबूत खुद से ही दे दिया है। बीएसपी के भीतर, बहुजन समाज पार्टी के भीतर यूएस ट्रेड डील को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है भैया? ये सवाल आज की तारीख में कोई नहीं उठा रहा है। लिहाजा हमने सोचा कि हम तो जरूर उठाएंगे, और इसलिए उठाएंगे क्योंकि 2027 का भी जब विधानसभा चुनाव आएगा ना, तो यही मायावती जी कहेंगी कि हम शोषित वर्ग की बात करेंगे, हम दलित वर्ग की बात करेंगे, हम वंचित वर्ग की बात करेंगे, हम किसानों की बात करेंगे। और करेंगी क्या? सिंधमारी लगाएंगे विपक्ष के वोटों। लेकिन इन सबके दरमियान आज जब आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दबावों के बीच ट्रेड डील की, तो उन सब के दरमियान मायावती ने क्या कहा वो समझना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जरा संतोष जी को जोड़ लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है संतोष भाई। स्वप्निल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और निश्चित तौर पर आपने जो मुद्दा उठाया, किसने किसके साथ समझौता किया, कौन किसका एजेंट बना, ये एक बड़ी खबर, एक बड़ी बहस है। और निश्चित तौर पर हम इन तमाम तथ्यों को एक एक करके इस पे चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने तो खुला खुला आरोप लगा दिया है कि भैया ये अडानी को बचाने के लिए एप्स्टीन फाइल के दबाव में एक तरह से इन्होंने देश के हितों के साथ समझौता कर लिया, बेच दिया। इससे बड़ा आरोप नरेंद्र मोदी पर, देश के प्रधानमंत्री पर आज से पहले कभी नहीं लगा कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हो गए। और ऐसे में ठीक। बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री मायावती, आपने कहा, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है। आप इसको न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और अमेरिका से भी जोड़ लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसके बारे में इस देश के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और बड़ी साधारण भाषा में हम दो चार चीजें इस देश के लोगों के सामने रखेंगे, बाकी वो सोच ले फिर कि वो मायावती को नेता मानते हैं, नरेंद्र मोदी को मानते हैं या राहुल गांधी को मानते हैं। जी स्वप्न भाई। ठीक बात है संतोष भाई। ये भी एक संयोग है कि आज मैंने भी नीले रंग के कपड़े डाल रखे हैं और आपने भी। खैर नीला रंग नहीं वैसे भी। हाँ। नहीं, एक बात नहीं, कोई राजनीतिक दल भले ही कुछ भी दावे करते रहे, लेकिन ये रंग हमारे जीवन का हिस्सा है और किसी भी राजनीतिक दल का किसी भी रंग पर कोई कॉपीराइट नहीं है। पहले मैं इसको साफ ठीक कर बात देता हूँ। ना ही किसी धर्म का है, ना ही किसी धर्म का है। कुछ लोग धर्म के साथ जोड़ते हैं, वो प्रतीक बहादुरी के होते हैं, शांति के होते हैं, खुशहाली के होते हैं, आध्यात्म के होते हैं। राजनीतिक दल और धर्म के प्रतीक कोई रंग हो नहीं सकते। नहीं नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। रंगों पे इस वीडियो के अंत में एक बार फिर बात करेंगे। लेकिन क्या हुआ आधी रात को और ऐलान क्या हुआ, ले आइए जरा एक एक करके स्क्रीन बदलिए, ले आइए। डोनाल्ड जे ट्रंप बकायदा अंग्रेजी में अपने ट्रुथ सोशल, ट्विटर पे नहीं लिखते हैं ट्रंप साहब, तो उन्होंने बकायदा एक ऐलान किया कल रात में। क्या किया? इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। वहां पे सुबह हो रही थी, यहां पे तो रात हो गई थी। कल सुबह जब अमेरिका में ट्रंप साहब ने बात करी तो उसका जिक्र किया। इन्होंने अंग्रेजी में लिख रखा है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूं इन्होंने क्या क्या बताया। मसलन इन्होंने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इस बात पे सहमति जता दी है कि वो रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे और ये हेल्प करेगा यूक्रेन वार रोकने में। और इसके साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अब भारत यूनाइटेड स्टेट्स से और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा अधिक से अधिक मात्रा में। इतना ही नहीं, इन्होंने इस बात का भी ऐलान किया भारत को राहत देते हुए कि भाई हम 25% से टैरिफ घटा के 18% कर रहे हैं, यानी कि 7% इन्होंने टैरिफ घटा दिया। अब ये जो 7% घटाया है ना, जिक्र अभी संतोष भाई से जब करेंगे तो इस पे भी करेंगे कि 7% भी लगता था क्या कभी? आज तो हमें 18 देना है। खैर, अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे और खास तौर पे आप जब ये देखेंगे कि किन किन सेक्टर्स में, तो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, यूएस एनर्जी,
लेकिन इन सब के बीच एग्रीकल्चर वो सबकी आंखों में खटक रहा है और उस सब पे 0% टैरिफ तक भारत जाने को तैयार है, भारत जाएगा, ये ट्रंप ने कह दिया है। ये है ब्रुक रोलिंग्स। कौन है? अमेरिका की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देखती है और ये बकायदा ट्रंप के ऑफिस को थैंक यू कहती हैं। क्यों कहती हैं? थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफिस फॉर वंस अगेन डिलीवरिंग फॉर आवर अमेरिकन फार्मर्स। हमने कहा था ना एग्रीकल्चर, उसको देख करके इन्होंने देखिए क्या कहा। न्यू यूएस इंडिया डील will export more American farm products to India's massive market, lifting prices and pumping cash into rural America। सीधे तौर पे रोकिए यहां पे एक सेकेंड। सीधे तौर पे ये कह रही हैं कि भाई जो नई डील है भारत और अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स की, उससे क्या होगा? अमेरिका के प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे भारत के मार्केट में और ये प्राइस को लिफ्ट करेगा और कैश पंप करेगा। कहां पे? ग्रामीण अमेरिका में। इन 2024 अमेरिकाज एग्रीकल्चर ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया was $1.3 billion. India's growing population is an important market for American agriculture product, and today's the deal will go a long way to reducing this deficit. America first victory on top of the dozens of deal for ago। सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि ये भाई लोग भी कह रहे हैं ना कि ये मदर ऑफ ऑल डील है, लेकिन किसके लिए है वो अभी समझेंगे। उमा शंकर सिंह ने भी कुछ लिखा है, ले आइए जरा उमा शंकर सिंह का ट्वीट। एनडीटीवी से जुड़े रहे लंबे समय तक, आज भी एक अच्छे पत्रकार के तौर पर उमा शंकर सिंह जाने जाते हैं। वो क्या लिखते हैं? अमेरिका की कृषि मंत्री का दावा, भारत से अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भी डील। राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया, हमारे अमेरिकी किसानों के लिए एक बार फिर से काम करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑफिस का धन्यवाद। नई यूएस इंडिया डील से भारत के बड़े मार्केट में ज्यादा अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होंगे, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और ग्रामीण अमेरिका में कैश आएगा। 2024 में भारत के साथ अमेरिका का खेती का व्यापार घाटा $1.3 बिलियन था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट के लिए एक जरूरी मार्केट है और आज की डील इस घाटे को कम करने में बहुत मदद करेगी। खेती के लिए दर्जनों डील के अलावा अमेरिका फर्स्ट की जीत। अभी खेती की बात कर रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अब दो चीजें रह गई हैं, दो ट्वीट और दिखाऊंगा, उसके बाद सीधे संतोष भाई की तरफ चलेंगे। समय थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन सबसे पहले जरा दोनों ट्वीट एक एक करके ले आइए। सबसे पहला ट्वीट राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत लिखते हैं, ये डील देश की 70% आबादी पर कड़ा प्रहार है। पहले से बाजार की अस्थिरता, कर्ज का बोझ झेल रहा ग्रामीण वर्ग अब बर्बाद हो जाएगा। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश पर अब कॉर्पोरेट का कब्जा होगा। सरकार तत्काल प्रभाव से इस समझौते को रद्द करे। सबने अपने अपने मन की बात कह दी, लेकिन मायावती ने क्या कहा है जरा वो लेकर के आइए। भारत और अमेरिका के बीच अनेक शर्तों के साथ आपसी समझौते के बाद अमेरिका द्वारा 18% टैरिफ लगाए जाने की खबर कितनी देश व जनहित में है, इसके संबंध में समुचित जानकारी के अभाव में तत्काल कोई आकलन करना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि इस पर जमीनी अमल होने के बाद ही यह सही से मालूम हो पाएगा कि इससे देश के खासकर बहुजनों, गरीबों, मजदूरों, किसानों व महिलाओं आदि का क्या भला होगा। वैसे तो यह बेहतर होता कि इसके संबंध में सरकार द्वारा संसद के सत्र के दौरान ही इसके बारे में विस्तार से बताया जाता, ताकि लोगों को सही सही जानकारी मिल पाती। हटाइए और संतोष भाई की तरफ चलिए। संतोष भाई, बड़ी मजेदार चीज है ना ये। भाई मुख्यमंत्री रही मायावती, एक बड़ी राजनेता आज भी हैं, हम मानते हैं। एक समय पे दलित क्रांति का एक चेहरा रही मायावती, काशीराम की उत्तराधिकारी रही मायावती। आज की तारीख में यूएस ट्रेड डील वो उनकी समझ से परे जा रहा है, वो कंफ्यूज हैं, या फिर कि वो देश को गुमराह और कंफ्यूज करना चाहती हैं, या फिर कि ये सीधा सबूत है कि वो सब कुछ नजरों के सामने होते हुए भी
मोदी जी से सवाल नहीं कर सकती, वो खुद को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट साबित कर रही है। सीधा सवाल संतोष भाई। देखिए स्वप्निल भाई, वो कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, लेकिन आपने जो ये तमाम चीजें बताई, मैं इसको दर्शकों को सिर्फ संक्षेप में थोड़ा बहुत इसको मैं रख देता हूं, उसके बाद उस एजेंडे पे भी आऊंगा, क्योंकि वो कह रही है कि सरकार को सदन में इस पर जानकारी देनी चाहिए, लेकिन सरकार तो सदन से ही भाग रही है। सरकार तो सदन से क्या, इस देश की जनता को जानकारी नहीं दे रही है। और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में कृषि मंत्री ने धन्यवाद तो कह दिया अमेरिका के राष्ट्रपति को, हमारे यहाँ के कृषि कल्याण मंत्री को पता नहीं, अभी तक पता है कि नहीं कि आखिर वो समझौता हुआ क्या। तो अब ये हालत है सरकार की, जब मंत्रियों को नहीं पता तो सांसदों को जानकारी कहां से देंगे। खैर, मैं 2-3 पॉइंट पे सीधे सीधे आता हूं जो दर्शकों को समझना चाहिए। राकेश टिकैत की बात से मैं सहमत नहीं। राकेश टिकैत ने कहा कि 70% लोगों पर असर पड़ेगा। मैं कह रहा हूं स्वप्निल भाई, 100% लोगों पर असर पड़ने जा रहा है। इस देश की 144 करोड़ आबादी अगले कुछ महीनों में त्राहिमाम करती हुई नजर आएगी। इस देश के 144 करोड़ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हम आने वाले दिनों में क्या करें, और क्यों समझ में नहीं आएगा वो मैं मोटी बुद्धि के साथ बता देता हूं। 2024 में हम पर टैरिफ था 2 से 3%, 2025 में 50% हो गया, 2026 में 18% हो गया, 24 में भी प्रधानमंत्री मोदी ही थे, 25 में भी मोदी ही थे, 26 में भी मोदी ही थे। तो जिस सामान पर टैरिफ 2 से 3% लगता था, अब उस सामान पे टैरिफ 18% लगेगा। ये कौन सा भारत के लिए फायदेमंद समझौता है, जरा आप बता दीजिए। नहीं नहीं, इसीलिए तो मैंने अब कहा संतोष भाई कि इसको हाँ, समझेंगे कि 7% खत्म हुआ है तो मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। अब सात आगे आ प्रतिशत जाते हैं। लगता कब था वो बता दें जरा मोदी जी। हाँ, अब आगे आ जाते हैं। उसके बाद देखिए कि जो अमेरिका से जो सामान आता था जिसपे 40%, 50%, कभी कभी कुछ चीजों पे 60% टैक्स लगता था, उनसे 0% उन पे टैरिफ लगेगा। अब हम उनसे कुछ नहीं लेंगे, तो हम देंगे ज्यादा और लेंगे कम। और जो अमेरिका के कृषि मंत्री ने कहा है, इस देश के किसानों को सीधी भाषा में समझा देता हूं, उन्होंने कहा कि भैया अमेरिका का जो कृषि का पूरा व्यापार घाटा नहीं, सिर्फ कृषि का व्यापार घाटा 1.3 बिलियन डॉलर का था, और इस समझौते से वो घाटा कम हो जाएगा। यानी ये 1.3 बिलियन डॉलर किसकी जेब से जाएंगे? हम लोगों की जेब से जाएंगे। और जब अमेरिका का सामान यहां आकर सस्ता बिकेगा, क्योंकि 0% टैरिफ है, तो हमारे किसानों का जो सामान, जो उपज होगा, वो अमेरिकी किसानों, अमेरिका से आने वाले सामान से महंगा होगा। तो यहाँ के लोग खरीदेंगे क्या? अमेरिका से आने वाले, क्योंकि सस्ता हर कोई खरीदना चाहता है, तो किसानों का सामान मंडी में बिकेगा नहीं। फिर आप धान को देख लीजिए क्या करेंगे, वो गेहूं को लेकर क्या करेंगे, टमाटर को लेकर क्या करेंगे, सब्जियों को क्या करेंगे, फल को वो क्या करेंगे। और जिस दिन हमारे किसान एक तरह से तबाह बर्बाद हो जाएंगे, फिर अमेरिका कहेगा कि अब आ जाओ बाजार में जरा, मैं तो 2 गुना कीमत वसूलूंगा, 3 गुना कीमत वसूलूंगा। ये हम अतीत में पहले देख चुके हैं। अब तीसरी बात पे बड़े छोटे छोटे शब्दों में बता रहा हूं मैं। हमारा टोटल बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कुछ दिन पहले पेश किया था, उसमें टोटल पांच सौ एक्सपेंडिचर पता तिरासी है बिलियन कितना है? हाँ, उसमें ठीक है। पांच सौ हाँ, तिरासी बिलियन डॉलर लगभग उन्होंने आयात के लिए रखा है। हाँ, नहीं, उसमें मैं पूरा बता देता हूँ जो एक्सपेंडिचर कितना है। 53.5 लाख करोड़ का पूरा एक्सपेंडिचर जो स्पेंड हमें करना है, वो 53.5 लाख करोड़ रुपया, हम्म। रुपया बता रहा हूं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट किया है, वो कह रहे हैं कि भैया भारत जो है वो अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर का सामान खरीदने पर तैयार हो गया है। ये पैसा किसकी जेब से जाएगा? ये हमारी और आपकी जेब से जाएगा। अब चौथे पॉइंट पे ठीक आ है। जाते हैं, किसानों का नुकसान तो हो गया। अब चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं कि रूस से सस्ता तेल खरीद कर बंद करना, और वेनेजुएला से खरीदना। वेनेजुएला को तेल को प्योरीफाई करना, या कच्चा तेल जो बाहर निकलता है उसको हम प्योरीफाई करते हैं, फिर उसको पेट्रोल डीजल में वो कन्वर्ट होकर वो इस्तेमाल होता है। वो सबसे ज्यादा महंगा होता है। जो अरब कंट्री है, रसिया है, अमेरिका में भी तेल बहुत ज्यादा है, दुनिया के जिन देशों में भी तेल है उसमें वहां से की वेनेजुएला। डेंसिटी ज्यादा है संतोष भाई, हाँ, थोड़ा बहुत हमने समझा, वहां उसको की डेंसिटी उसको ज्यादा है, डेंस है ज्यादा। तो हाँ, यहाँ पे तो अभी वो प्योरीफाइड टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ना अंबानी के पास है नहीं। ना किसी और उसके पास हाँ, है। तो उसके बाद क्या होगा कि कम से कम मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 6 महीनों में करीब 20 से 25% का दाम पेट्रोल और डीजल के बढ़ने वाले हैं। पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ने का मतलब है कि इस देश में हर चीज की महंगाई बढ़ने वाली है, यानी 144 करोड़ लोगों पर फर्क पड़ने वाला है। अब आ जाते हैं देश के सम्मान पे। राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया वो तो ठीक है, अ, सरकार जवाब नहीं देगी तो मुझे भी पता है, लेकिन अब जरा सीक्वेंस देखिए। हमारे यहाँ रात, उनके यहाँ सुबह। हम कितने बेताब थे, 56 इंच के सीने वाले महामानव कितने बेताब थे। और ये ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं डालते,
पत्रकारिता को खत्म करने में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने रिपोर्टिंग की प्रथा को एक तरह से खत्म कर दिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए सीधे न्यूज रूम में खबर वो भेजने लगे और उसके बाद एंकर जो थे वो बड़े पत्रकार बन गए और जो रिपोर्टर थे वो धीरे धीरे सिकुड़ते चले गए, सिमटते चले गए। रिपोर्टरों से बड़ा थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि गजब टाइप का उनका रिश्ता था, क्योंकि कुछ ना कुछ उठ पटांग पूछ ही लिया करते थे, तो उन्होंने छोड़ ही दिया बोलना। अब वो सिर्फ एंकरों से पूछते हैं, एंकरों को इंटरव्यू देते हैं जो उनसे पूछते हैं कि आप थकते क्यों नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पोस्ट किया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपने हमारे दर्शकों को बताया, तमाम फील्ड गिना दिए, इसमें समझौता, इसमें समझौता, इसमें समझौता, इसमें समझौता, ये सब। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया। नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में कहीं नहीं लिखा है कि ट्रेड डील नाम की कोई चीज है। आप समझिए उन्होंने कैसे सिर्फ बेवकूफ बना। 18% का जश्न मनाया हाँ, है। कैसे बेवकूफ बनाते हैं आप। अमेरिका ने एक ऐसा युद्ध विराम करवा दिया जिस युद्ध की औपचारिक घोषणा भारत ने आज तक नहीं की। कोई औपचारिक घोषणा उस युद्ध की नहीं थी। अमेरिका ने एक ऐसे ट्रेड डील की घोषणा कर दी जिसकी कोई औपचारिक घोषणा भारत सरकार ने नहीं की, लेकिन आज एनडीए सांसदों की बैठक में बड़ा जोरदार अभिनंदन किया गया उनका कि वो ऐतिहासिक समझौता कर रहे हैं। उसके बाद कृषि मंत्री का पोस्ट, और हमारे यहाँ के कृषि मंत्री नाम बदलने में मोदी जी माहिर है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उसका नाम रखा हुआ है। भावी प्रधानमंत्री वो अपने आप को मानकर चल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के, क्या कहते हैं। अब आते हैं मायावती पे। मायावती की दुविधा समझिए। बहुत बहुजन समाज पार्टी का जो फेस है, मैं आज की तारीख में भी दो चीजें मानता हूं। नंबर वन, उनका जो शासनकाल था वो कानून व्यवस्था के मामले में बहुत अच्छा था। गाजियाबाद और यूपी के शहरों में जो मेट्रो की बात है, गाजियाबाद में खासतौर से जो मेट्रो की बात है, लाल फीताशाही से जूझना उनको आता था। अधिकारियों से काम कैसे करवाया जाता है ये भी उनसे आता था। थोड़ी बहुत गलतियां तो हर मुख्यमंत्री करता है, वो थोड़ी बहुत गलतियां उन्होंने की, और एक बड़े आंदोलन की नेता थी। और बहुजन समाज पार्टी एक दौर में, इस देश का कोई भी राज्य हो, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, किसी भी राज्य में बहुजन समाज पार्टी सिर्फ बसपा के चुनाव चिन्ह व बसपा के नाम पर उम्मीदवार खड़े कर दे तो उनकी गिनती 5 से 8% वोट से शुरू होती। आज मायावती का यही कंफ्यूजन बहुजन समाज पार्टी की ये हालत कर रहा है। और मायावती ने जो कहा, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, अगर 2-3% की जगह 18% देना पड़ रहा है तो सीधे सीधे लॉजिक है कि भैया आपका नुकसान होगा। और मायावती ये समझ नहीं पा रही है कि इस अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील किया गया है, गांव में रहने वाले किसानों को नुकसान होगा। जो स्टार्टअप और जो थोड़ी बहुत मेन स्ट्रीम जो लिविंग स्टैंडर्ड में जो आ रहे थे, जो दलित समुदाय के लोग थे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के लोग थे, उनका धंधा पानी आप गांव गांव देहात देहात में बंद कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग हमारी वैसे ही कम होती जा रही है। जोमेटो, स्विगी, बाकी चीजें हैं, देखिए वो सब अमेरिका की है। जो क्लाउड वाली सर्विस है वो सब अमेरिका की है। अब जब अनाज भी, फल भी, सब्जी भी सब कुछ अमेरिका से आएगा, मछली भी सब कुछ अमेरिका से आएगा, तो इसका नुकसान उन्हीं आबादी को होगा, ज्यादातर उन आबादी को होगा जिन आबादी के बल पर मायावती या बहुजन समाज पार्टी एक स्ट्रांग पार्टी हुआ करती थी, और जिन लोगों को उठाने के लिए माननीय काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का स्थापना की। और इसका नुकसान उन मिडिल क्लास के भक्तों को भी होगा, जो भक्त ये कहते थे कि हम 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार है लेकिन हम मोदी को लाएंगे। तो उनको कहूंगा तैयार हो जाइए, आपकी परीक्षा की अब असली घड़ी आने वाली है। अब जो जैसे भागेगा ना पेट्रोल डीजल के प्राइस, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। और ठीक सबसे बात बड़ी है। बात, लेकिन संतोष भाई, एक सवाल है। आपने चूंकि मायावती जी का आप जिक्र किया, एक सवाल ये है भाई, मैं तो आज ये चर्चा ही इसलिए कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। बचपन में, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, खासतौर पे पूर्वांचल का, और जब होश संभाला था तब वहां पे बसपा और सपा दोनों का परचम लहराया करता था। भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं देती थी। मैं अपने क्षेत्र की अगर बात करूं, वो नीला झंडा, हाथी का छाप, वो चुनाव के दरमियान जगह जगह हमें नजर आता था। और हम लोग बकायदा वो झंडा लेकर के खेलते थे, कभी जहाज बनाते थे, कभी कुछ करते थे। तो हमारी तो बचपन में हमने बहुजन समाज पार्टी का एक बकायदा चरम देखा है। और मैं आपसे उम्र में बड़ा छोटा भी हूं, तो इसलिए भी हमने थोड़ा ज्यादा ही देखा होगा। मतलब आपने तो ना जाने क्या क्या देखा है। लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, आज वो मायावती आज भी अगर उठ जाए और एकदम झंडा गाड़ दे कि नहीं, मैं साथ हूं, मैं खड़ी हूं, मैं लड़ूंगी,
तो मुझे ऐसा लगता है, जितनी मेरी समझ कहती है, राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते आप बेहतर बताएंगे, मायावती के साथ एक हुजूम आकर खड़ा हो जाएगा। अभी हमने देखा लखनऊ में एक बड़ी रैली का आयोजन बीते महीनों उन्होंने किया और गजब की भीड़ वहां पे नजर आई हमें। मायावती को सुनने आए थे लोग, चाहते थे कि सवाल सरकार से किया जाए, लेकिन मायावती उस समय भी योगी जी की तारीफ कर रही थी और सवाल जो है उस विपक्ष से कर रही थी जो इस समय विपक्ष में अखिलेश यादव से कर रही थी। ये मायावती जो इतना चेंज हो गई हैं, क्या इनको अब ये समझ में आ गया है कि अब जो होना था हो गया, जो करना था कर लिया, अब सुकून से बैठो घर में, अब इससे ज्यादा हमारे पास कुछ है नहीं? या फिर कि कोई डर है, कोई फाइल है जिसकी वजह से मायावती बार बार समझौते कर रही हैं? आज तो ये करके मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है संतोष भाई, आज मायावती ने खुद को बीजेपी का एजेंट खुद से घोषित किया है। क्या है ये डर, किस बात का है मायावती जी को? देखिए, ये जो सवाल आपने पूछा, यही सवाल बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट बैंक है, क्योंकि मैं पूरे उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद से गोरखपुर, कम से कम 3 बार पूरे उत्तर प्रदेश घुमा हूं और न जाने कितने विधानसभा और कितने लोकसभा चुनाव मैंने कवर किए हैं। भतीजे आकाश आनंद को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाना, और आकाश को लगा कि बहन जी सच्ची में चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ाया जाए, तो वो उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में काशीराम मंच से भाषण दिया करते थे, उस स्टाइल में भाषण देना शुरू किया उन्होंने। मायावती ने उनको किनारे लगा। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कि शायद मायावती ये चाहती नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से मजबूत राजनीतिक दल के रूप में उभरे। सच्चाई यही है कि आज भी अगर मायावती अपने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को एक्टिव कर दे, उनके साथ बैठ के करना शुरू कर दे, और पूरे उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़िए, जितने मंडल है सिर्फ उतनी ही रैलियां वो कर दे, तो बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत जो है वो 17-18% से हो जाएगी। अब उसको 25% तक पहुंचाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, इस देश की राजनीति को हमें और आपको समझना होगा कि इस देश की राजनीति में जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विकल्प जब बनाने की कोशिश की मुलायम सिंह यादव ने शुरुआती दौर में, राम मंदिर आंदोलन से पहले के दौर में, जब विकल्प बनने की कोशिश की काशीराम ने, और उसके बाद जब मायावती पूर्ण बहुमत की सरकार में आई, तो आपको वोटों को एड ऑन करना होता है, और इन वोटों को एड ऑन किया मायावती ने। ब्रजेश पाठक जो आजकल डिप्टी सीएम है, बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, काफी लंबी चौड़ी उस जमाने में भी हमारी बातचीत हुआ करती थी। भाईचारा सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में किया, और दलित वोटरों के साथ उन्होंने ब्राह्मण वोटर को एड ऑन किया, और फिर मेरठ की सभा में खड़े होकर ये मायावती कह सकती थी, कोई और नेता नहीं कह सकता था कि मुझे मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। फिर भी मुसलमानों ने उनको वोट दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये कानून व्यवस्था ठीक करेंगी, सबको टाइट करेंगी, भारतीय जनता पार्टी को टाइट करेंगी, और फिर जो दलित, मुस्लिम और अपर कास्ट ब्राह्मण, इनका जो समीकरण बना, तो मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। अब मायावती खुद ही कंफ्यूज है, एड ऑन कहां से करेगी? उनका वोट का जो प्रतिशत, जो 18-20% से शुरू होता था, अब वो यूपी में, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, पूरे देश में 5 से 8% से शुरू होता था, लेकिन अब जो 18% से जो वोट प्रतिशत उनका शुरू होता था, वो अब उत्तर प्रदेश में 9% पर आकर सिमट गया है। और जो मायावती दो पांव पर, दो नावों की जो सवारी करना चाहती है, इससे पहले यूजीसी के मसले पर आया, अभी आपने टैरिफ के मसले पर जो पोस्ट आप दिखा रहे, ध्यान से सुनिए कि 18% टैरिफ लगाए जाने की खबर कितनी देश व जनहित में है, इसके संबंध में समुचित जानकारी के अभाव में तत्काल कोई आकलन करना जल्दीबाजी होगा, ये मायावती कह रही है। जबकि मैं जानता हूं कि उन्हें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोन उठा के, या फोन उठाने की भी जरूरत नहीं है, किसी को आदेश दे कि मेरे सीए को बुला के ले आओ, सीए उनको 2 मिनट में समझा देगा कि भैया ये तो इस नहीं नहीं, देश के सीए की 144 जरूरत क्या करोड़। है? मायावती को जितना हम और आप जानते हैं, मायावती खुद से ये नहीं समझ पा रही हैं। नहीं नहीं, उसको मैं अलग रखता हूं, मैं मान लेता हूं कि नहीं समझ पा रही है। अगर सिर्फ सीए को बुला ले वो, तो उनको 2 मिनट में बता देगा कि बहन जी इससे किसको नुकसान होगा, किन लोगों को नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा। तो वो करना नहीं चाहती है, या वो समझ गई है, उसके बाद भी ये पोस्ट कर रही है। और फिर अगली लाइन में कहती है कि बेहतर होता कि सरकार संसद के सत्र के दौरान ही इसके बारे में विस्तार से बताती है। अरे यही तो समस्या है कि सरकार संसद में कुछ बताना नहीं चाहती है। समस्या यही तो है कि सरकार संसद से सब कुछ छुपा रही है। समस्या यही है कि जी, सरकार संसद की बात तो छोड़िए, सांसदों की बात तो छोड़िए, विपक्ष के नेताओं की बात, विपक्ष के लोकसभा में जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की बात तो छोड़िए, 800 के लगभग सांसदों की बात तो छोड़िए, अपने मंत्रियों को सारी बात तक नहीं बता पा रही, तो संसद को कहां बताएगी?
आप संसद में जाके पूछिए तो कहेंगे नहीं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा होनी है, पहले इसको कर लेते हैं, फिर बाद में करेंगे। आज लोकसभा राज्यसभा दोनों में हंगामा हुआ। फिर ऐसे ऐसे मुद्दे वो निकालते रहेंगे, लास्ट में अचानक से संसद सत्र जो है वो स्थगित कर देंगे, मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी। फिर कहीं ना कहीं से इस देश के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि संसद की जो कार्रवाई का वीडियो टेलीविजन पे प्रसारित किया जाता है, सिर्फ वही वीडियो ऑथेंटिक होता है। लेकिन पिछली बार सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा के अंदर का जो वीडियो था, सीसीटीवी फुटेज वाला वीडियो था, वो शेयर किया। और उसके बाद तो ये साफ हो गया कि भैया संसद ओम बिरला नहीं चला रहे, और संसद चलाने के लिए मोदी को जरूरत भी नहीं है। संसद तो मोदी के मंत्री ही चला रहे हैं। बल्कि मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूं कि उस फुटेज के लिए किसने किसको फोन किया और कहां से वो फुटेज गया, क्योंकि बहुत छोटे कर्मचारी हैं, इसलिए उन पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन चीजें तो हैं। और नहीं, मायावती विपक्ष को ये घेरना था तो जाहिर सी बात है चलाना चाहिए था, तो चलाएंगे। और मायावती का ये कंफ्यूजन उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को और ज्यादा खत्म करने पर तुला हुआ है। और ये जो धारणा बनती चली जा रही है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रही है, बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है, निश्चित तौर पर। और मैं फिर कहता हूं, ये बीजेपी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, ये बीजेपी की रणनीति समझ लीजिए, चालबाजी समझ लीजिए, षड्यंत्र समझ लीजिए। जहां जहां त्रिकोणीय मुकाबला होता था, बीजेपी वहां से तीसरी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी को खत्म किया। अब जो दो तरफा मुकाबला होता है, 1-to-1 जो मुकाबला होता है, उसमें अखिलेश यादव बीजेपी से लड़ नहीं पा रहे हैं। हमें इस बात को मानना चाहिए। लोकसभा चुनाव एक अलग चीज है। महाराष्ट्र में देखिए कि मेजर मेजर 3 फोर्स थे, मतलब 2 गठबंधन तो था, लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत थी वो शिवसेना थी। शिवसेना और एनसीपी थी। ये दो, इन दोनों को एक तरह से खत्म कर दिया। और अब तो हालत ये हो गई कि शिवसेना का फिर से विलय ना हो जाए। इस देश के इतिहास में पहली बार पीएम और सीएम के पद के लिए नहीं, डिप्टी सीएम पर एक ऐसी महिला को शपथ करवा दिया गया जिनके पति की मौत, यानी पति की मौत के चौथे दिन ही शपथ ग्रहण करवा दिया, ताकि एनसीपी का आपस में विलय ना हो सके। बिहार की राजनीति देखिए, बिहार में बीजेपी अपना सीएम क्यों नहीं बना पा रही है? क्योंकि आज की तारीख में भी वहां तीसरे फोर्स के रूप में नीतीश कुमार जमे हुए हैं। जिस दिन नीतीश कुमार कमजोर हो गए, या जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल खत्म हो गया, इस बार भी उतने नंबर तो वो लिया है कि विपक्ष के नेता बने हुए हैं। जिस दिन इन दोनों में से कोई एक दल खत्म हो जाएगा, बिहार में भी बीजेपी की सरकार आ जाएगी। क्योंकि जब मुकाबला दो तरफा होता है ना, तो उसमें मशीनों को मैनेज करना आसान होता है, वोटर लिस्ट को मैनेज करना आसान होता है, बहुत सारी तकनीकी चीजें ऐसी होती है जिनको मैनेज करना आसान होता है। और यही बात मायावती या तो समझ नहीं पा रही है, या समझने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए हमेशा से मेरा मानना रहा है, जब से कांग्रेस कमजोर हुई है, कि जिस दिन मायावती खड़ी हो जाएंगी, और आज के दौर में भी अगर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस एक साथ आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन बशर्ते दिल से, पूरी ताकत से, ईमानदारी से साथ आते हैं, तो फिर बीजेपी के लिए ना तो विधानसभा चुनाव जीतना संभव हो पाएगा, ना लोकसभा चुनाव जीतना संभव हो पाएगा। ठीक बात है। मायावती अगर खड़ी हो जाए और दिल से आए, लेकिन क्या दिल से आ पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में लगातार मायावती के तमाम क्रियाकलाप इसी ओर इशारा करते हैं कि आज की तारीख में वो कॉम्प्रोमाइज नजर आती हैं। कॉम्प्रोमाइज क्यों है? क्या वजह है? वो आज की तारीख में पब्लिक डोमेन में हम फिर क्यों दोहराएं? इतनी सारी बातें ना जाने कितनी ही बार की जा चुकी हैं। लेकिन समझने की जरूरत तो ये थी कि क्या वाकई में आज की तारीख में मायावती ने खुद के भाजपा एजेंट होने का सबूत दिया है? क्या वो इतनी नासमझ हो चली हैं? जाहिर सी बात है, मायावती का आज का बयान इसी बात की ओर इशारा करता है। आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। बहुत शुक्रिया संतोष जी। नमस्कार।